अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। चाइना और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग अपनी इंतहा पे पहुंची हुई है और इस सर्द जंग की बदौलत आपने देखा कि बहुत से मुल्कों को अमेरिका की तरफ से प्रेशराइज किया गया कि वो चाइना में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दें। इस हवाले से जो चाइना को एक समिट में, जो वर्चुअल समिट थी जिसमें बुलाया गया पाकिस्तान को भी, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया चूँकि उसमें इनवाइट नहीं किया गया था चाइना और रूस को, और चाइना के बजाय ताइवान को उसमें नुमाइंदगी दी गई थी। पाकिस्तान ने, अगरचे वज़ीर आज़म हमारे पाकिस्तान के ने कहा कि हम इस सर्द जंग में किसी मुल्क के ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की उस समिट में तो लोगों ने यही समझा, या अमेरिका में कम अज़ कम यही समझा जाएगा कि पाकिस्तान अलाइन कर रहा है अपने आप को चाइना के साथ। और चाइना ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी दे दी कि पाकिस्तान ने भाई जैसा रोल अदा किया है। ये सर्द जंग आगे चल के क्या रुख अख्तियार करेगी, पाकिस्तान को ऐसे में क्या लाहेमल अख्तियार करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, डीन हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा आदिल, बड़ा एक ऐसा स्टांस पाकिस्तान ने लिया, आज भी फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि जो सरमाई ओलंपिक्स का बाइकआउट किया है अमेरिका ने या उसके दोस्तों ने, वो गलत किया है। ये इस स्टांस पे पाकिस्तान का पहुंचना आपको कैसा लगता है? इसको कैसे देखा जाएगा अमेरिका और वहाँ पे उसके जो दोस्त मुल्क है वो कैसे लेंगे? पाकिस्तान क्या इस काबिल हो गया है कि वो इस तरह से अब बयान सख्त किस्म का एंटी अमेरिका ही उसको कहना चाहिए कि जो दो कह रहे हैं इमरान खान साहब कि हम दो ब्लॉक्स में किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हिस्सा बनेंगे, लेकिन हिस्सा तो बनता है फिर पाकिस्तान जब इस तरह की बात करता है तो। जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें सोचना ये चाहिए कि सही बात क्या है। और सही बात ये है कि ये बॉयकॉट जो है ये काफी कोई मेरे ख्याल में तो अहमकाना सा आइडिया है, और ये यकीनन जो है उस कोल्ड वॉर का एक हिस्सा बन गया है, या उस तनाव का हिस्सा बन गया है जो अमेरिका और चाइना के दरमियान है, और खुसूसन अमेरिका मुसल्लत करना चाहता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं होगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे मुल्क ऑलरेडी कह रहे हैं और बाकी दूसरे भी कहेंगे कि यार ये बॉयकॉट शॉयकॉट वाला जमाना नहीं है, दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज्ड है, और दूसरा इस ओलंपिक का जो है उस सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो स्टांस लिया वो गलत नहीं है। मेरे ख्याल में जो आपने कहा वो गलत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको एंटी अमेरिकन नहीं समझना चाहिए। इन अ वे अगर आपका मौकफ ये है, और होना भी चाहिए, कि जी हम साइड नहीं लेंगे, तो फिर आपको साइड नहीं लेनी चाहिए। मतलब ये कि हर चीज का एक तवाजुन से जवाब देना है। अगर हमने खुद इसको ऐसे पेश किया कि जनाब ये बात करके हमने कोई बहुत बड़ी एक जंग ले ली अमेरिका से, या हम कोई 30 मार खान हो गए, या हमारे बयान में इस किस्म की बात नजर आई कि एज इफ हम अमेरिका से कॉन्फ्रंटेशन करना चाह रहे हैं, दैट आई थिंक रॉन्ग। न्यूट्रल रहने का मतलब ये होगा कि आपको कई बार ऐसे फैसले करने होंगे जो उसमें दोनों मुल्क शायद आपसे पूरी तरह खुश ना हो, लेकिन आपका एक इंडिपेंडेंट व्यू। अच्छा, ये फरमाइए कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब दुनिया में बहुत ज़्यादा, यानी इस हवाले से एक डिवीज़न होनी शुरू हो गई है। आज मैं पढ़ रहा था कि निकरागुआ ने शायद अपने सफारती ताल्लुकात ताइवान से ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा देयर इज़ ओनली वन चाइना, तो एक चाइना को मानने वाले मुल्क भी सामने आएंगे। ये वॉर आपको कितनी बढ़ती लगती है जो अमेरिका और चाइना की है? इसका कोई नतीजा भी निकलेगा, खौफनाक नतीजा निकलेगा, क्या होगा? देखिए, एक तरह से तनाव तो है, जंग हो या ना हो तनाव तो है, और अब वो कहीं नहीं जा रहा। एक चीज जाहिर है कि तनाव है, दूसरी चीज जाहिर है कि वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तीसरी चीज जाहिर है कि इस वक्त जो है अमेरिका भी चाह रहा है कि उसको बढ़ाए, और लग ये रहा है कि अनकरीब चाइना भी जो है वो एक्सेलरेटर पे पैर दबाएगा। अमेरिका जो है वो एक्सेलरेटर पे पैर दबाएगा कई हवालों से, जिसमें ओलंपिक का भी है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का भी ताल्लुक होगा, जिसमें ट्रेड का भी ताल्लुक होगा। चीन के लिए सबसे जो अहम मसला नजर आता है कि हमें कुछ अगले महीनों में जो आपको उबाल नजर आएगा, उसका ताल्लुक होगा ताइवान से। और खुसूसन अगर जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उनको जब तीसरा टर्म मिलता है, उसके बाद ये लग रहा है कि हमें एकदम ताइवान पे शायद चीन जो है वो अपना एक ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड ले, और मुल्कों को शायद प्रेशर भी करे कि जनाब अब तुम खुल के हमारी हिमायत में आओ। तो इन अ वे आपके दोनों तरफ से प्रेशर होगा।
और ये अब एक नागुज़ीर है जिसमें अमेरिका का मेरे ख्याल में कैलकुलस ये है कि देखो हम इस वक्त बड़ी ताकत है, चीन पर, तो इससे पहले कि वो ज्यादा उभर जाए हम उन पर दबाव डाल देते हैं क्योंकि हमारा इस वक्त थोड़ा सा एक पावर एडवांटेज। चीन की एडवांटेज ये है कि उनकी बहुत सी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है। ये देखे ना, बेल्ट एंड रोड जो है उसमें हम सीपेक को देखते हैं लेकिन वो तो पूरी दुनिया में फैला है। तो जो किस्म का प्रेशर आपको पाकिस्तान में नजर आ रहा है वो चीन की तरफ से यूरोप पे भी है, वो लातीनी अमेरिका पे भी है, वो अफ्रीका पे भी है। और ये तमाम मेरे ख्याल में मुल्क हैं वो कोशिश ये करेंगे कि हम इस जंग में बहुत जल्दी और बहुत तेजी से किसी एक साइड पे ना जाएं, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट रखें। अच्छा, इसमें बड़ा जिक्र आजकल पाकिस्तान में ये हो रहा है स्मार्ट डिप्लोमेसी का, और वो कहते हैं कि जिस तरीके से स्मार्ट डिप्लोमेसी इंडिया ने की, पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा है। कि अभी जो एंटी मिसाइल सिस्टम है रूस से S-400 वो भी इंडिया ने ले लिया। जहाँ पे तुर्की ने लिया तो उसके ऊपर पाबंदियाँ लग गई, इंडिया को कुछ भी नहीं कहा गया। वहाँ पे रूस से एक ज़माने से असला इंडिया ले रहा है और वो बड़े धड़ल्ले से उसको इस्तेमाल करता है या उसको लेके वो आगे चलता है। अमेरिका से भी उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो स्मार्ट डिप्लोमेसी पाकिस्तान नहीं दिखा सका, ऐसा लगता है आपको कुछ? देखिए, एक तो बड़ी अच्छा आपने सवाल किया। एक तो आजकल जो है ना, हर चीज से पहले स्मार्ट लगा दिया जाता है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट डिप्लोमेसी, स्मार्ट क्लाइमेट, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट हर चीज। उससे पहले जिस तरह ई लगाते थे ना, पहले हर चीज से पहले ई लगा दो या आई लगा दो, उस तरह आप स्मार्ट लगा दिया जाता है, तो उसको तो छोड़ दे। लेकिन डिप्लोमेसी हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। और स्मार्ट डिप्लोमेसी जो आपने भी मिसालें दी, उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि मुल्क को अपना फायदा देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं किस ब्लॉक में हूं। अगर भारत है तो उसकी डिप्लोमेसी का सबसे पहला जो मौकफ है और उसकी डिप्लोमेसी का जो सबसे पहला हदफ है वो ये है कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और ये सबक हमें जरूर सीखना चाहिए। ये हमें भारत से भी सीखना चाहिए, दूसरे ममालिक से भी सीखना चाहिए। बल्कि इससे ज्यादा स्मार्ट तो आप ये देखें ना कि जब कोल्ड वॉर थी, अगर थोड़ा सा पीछे जाए, जब कोल्ड वॉर थी तो उसमें इंडिया तमाम उस वक्त ज्यादातर लीन करता था सोवियत यूनियन की तरफ। और स्मार्ट डिप्लोमेसी ये थी कि उसके बावजूद, हालांकि वो बहुत क्लियरली एक ब्लॉक की तरफ था, वो अपने ताल्लुकात अमेरिका से रखते थे। और जब वो कोल्ड वॉर खत्म हुई तो हमने क्या देखा कि अमेरिका जो है वो भारत के कहीं ज्यादा करीब है, और हम जिसने सारे के सारे अंडे जो हैं एक टोकरी में डाल दिए थे, उससे दूर है। दैट इज द लेसन टू लर्न कि इन अ वे दूसरे ममालिक भी आपकी इज्जत तब करते हैं अगर वो देखें कि आपका अपना जो स्टैंड है वो किसी मौकफ पे है, वो किसी प्रिंसिपल पे है। सो मेरे ख्याल में स्मार्ट डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं है कि हम जो शॉर्ट टर्म डील्स हैं वो अच्छी करें। स्मार्ट डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि हम अपना जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखें। आपसे मेरी पहले भी प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई उसमें जो मैंने बात की, अगर मुझे आप इजाजत दें रिपीट करने की, कि हाथी लड़े, हाथी लड़ेंगे। अब बाकियों के लिए जो है अक्लमंदी और स्मार्ट डिप्लोमेसी ये है कि उस लड़ाई का हिस्सा ना बनो, क्योंकि जब हाथी लड़ते हैं तो चूंटियां रोंदी जाती। हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। पहले भी हमारी बात हुई इसी मौजू पे और ऐसी मतलब आपने बताया है हाथियों की लड़ाई में हिस्सा ना बनो। लेकिन हमने जो स्टांस लिया उसके ऊपर ये हुआ कि चाइना ने कहा कि बिल्कुल भाई होने वाला सबूत दिया है। अब पाकिस्तान इन वे देखिए, ये भी डिप्लोमेसी है। वो जो ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आई विश कि वो चाइना ने ना कहा होता। वो ट्वीट उन्होंने कही डेमोक्रेसी की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में, जी जी। वो ज्यादा मेरे ख्याल में हमने भी उसमें जो पाकिस्तान ने जो उसमें स्टैंड लिया वो ज्यादा शायद मुश्किल था। और लेकिन इन अ वे देखें, आप पे जब प्रेशर पड़ेगा तो दोनों तरफ से पड़ेगा। और इन अ वे आप अगर सोचें कि वो जो ट्वीट है उसका मकसद क्या था चीन की तरफ से, उसके चीन की तरफ से ये था कि डिक्लेयर कर दो कि यार तुम हमारी साइड पे हो। और पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए कि जनाब हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे हम अमेरिका के दोस्त हैं। 70 साल से हम तो अमेरिका के दोस्त हैं और 70 साल से हम चीन के दोस्त हैं। हमें उधार मांग के शर्मिंदा ना करो। हमें किसी ऐसी जगह में मत डालो कि जहां हमें फोर्स करे आइदर अमेरिका या चीन कि हमसे दोस्ती करनी है तो दूसरे से कुट्टी कर लो। अच्छा, ये आसान नहीं होगा। स्मार्ट डिप्लोमेसी कोई आसान काम नहीं होता, ये कहने की बातें नहीं है। ये जो है ना, आपकी जो वजीर खारजा हैं या आपके वजीर आजम हैं या आपके जो NS हैं, उनके आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि क्योंकि हम कमजोर मुल्क हैं, क्योंकि हमारी मईशत कमजोर है, क्योंकि सियासी तौर पर हम घिरे हुए हैं।
इसलिए हम पे प्रेशर डालना आसान है। तो अगर वो प्रेशर आईएमएफ की तरफ से आए, या वो एफएटीएफ की तरफ से आए, या वो अफगानिस्तान पॉलिसी से आए, या वो सीपेक की तरफ से आए, तो इन अ वे कौमें जो हैं उनके मुस्तहकम होने से उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसे मुस्तहकम होती है कि उन पर प्रेशर डालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रेशर आएगा, और वो तो ट्वीट तो देखे ना, मुस्कुरा मुस्कुरा की, लेकिन इन अ वे वो चाइना की तरफ से एक सिग्नलिंग थी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम हमारे साथ खड़े होगे। अमेरिका कह रहा है कि जनाब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम हमारे साथ खड़े होगे। हमें अब कंसिस्टेंटली मुस्कुरा के ये कहना चाहिए कि जनाब हम जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के 200 मिलियन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हमें सिर्फ ये मजबूर ना करो कि हम किसी दूसरी से कुट्टी करें। हम तुम दोनों से दोस्ती रखना चाहते हैं, जहां तक उस दोस्ती से हमारे मुल्क की और हमारी जो कौम है उसके मफादात पूरे हो सके। और ये आसान नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, आई एम सेइंग इट्स नेसेसरी। ठीक है, जो तो चाइना की ट्वीट थी वो तो परसों तक का मामला था, और कल के मामला भी बहुत से हुए। कल ही शाम तक में ये स्टेटमेंट आई जिसमें पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा कि ये गलत है जो बाइकआउट किया गया है विंटर ओलंपिक्स का। तो यहाँ पे एक और स्टेप आगे जाके पाकिस्तान ने चाइना की हमायत में बयान दिया है। तो वो जो आप बात कर रहे हो कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये कहे कि हम किसी के साथ नहीं हैं, वो मौका क्या हाथ से निकल नहीं गया, या अभी लेट नहीं हो गया कि अब पाकिस्तान को ये चाहिए था, जबकि ऐसा बयान कोई आया नहीं है? आई थिंक आपने बड़ी अच्छी बात की है यार। आई विश के पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो भी आपकी बात सुने कि आई थिंक ऐसा नहीं है कि मौका निकल गया, अब मौके और आएंगे। ये तो तय है, मौके तो अब आते रहेंगे, क्योंकि चाइना और अमेरिका जो है वो हीट करेगा, तो ऐसे कई मौके आएंगे जहां पाकिस्तान नहीं, ममालिक को, बहुत से ममालिक को फैसला करना होगा। हमें मेरे ख्याल में जो बड़े सोच समझ के इसलिए बोलना चाहिए कि हमारी जो मुआशी कमजोरियां हैं या हम पे जो प्रेशर पड़ सकता है, हमें केयरफुली जाना चाहिए। लेकिन उन मौकों पे हमें अपनी न्यूट्रलिटी आप कह लें या अपनी इवन हैंडेडनेस दिखानी चाहिए। देखिए ना, एक मौका तो वजीर आजम ने जो है बयान दिया कि जनाब हम किसी सुपर पावर राइवलरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आई थिंक वो सही बयान था। स्टेटमेंट भी सही है कि जनाब हम चाहते हैं कि तुम दोनों को, हमारी गुजारिश ये है कि आप ये राइवल मत करें। इन अ वे पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि अमेरिका और चीन के दरमियान ब्रिज की। निक्सन के जमाने में जब गुफ्तगू हुई तो वो किसिंजर साहब जो जाते थे वो पाकिस्तान से होके जाते थे। सो इन अ वे हमें अपना रोल ये दिखाना चाहिए कि देखो यार, वी हैव अ रोल टू प्ले हियर, बिकॉज हम आप दोनों से दोस्ती चाहते हैं, हमारी आप दोनों के साथ एक तारीख है, और अगर हमारी कोई खिदमत हम कर सकते हैं कि आप दोनों में मुफाहमत हो जाए तो जरूर कर लेंगे। ऐसा है नहीं कि हम कर सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कहने में तो कोई हर्ज नहीं। बट एट एवरी पॉइंट वी शुड बी केयरफुल कि हमारी जो गुफ्तगू है वो किसी के अगेंस्ट न लगे। उसमें आई थिंक द मोर डिफिकल्ट डिसीजन वाज नॉट कि ये ओलंपिक की स्टेटमेंट, उसमें मोर डिफिकल्ट स्टेटमेंट वाज डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसमें एक हम भूल रहे हैं, और वो ये है समिट में जहाँ पे आया तो बाइकआउट या जिसको बाहर रखा गया मुल्क, वो चाइना ही नहीं था बल्कि रशिया भी था। और रशिया की वजह भी समझ में आती है कि यूक्रेन में जो इस वक्त हो रहा है वो अमेरिका उससे खुश नहीं है। उसके बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से फौजें इकट्ठी की हुई हैं रूस ने, तो रूस का आपके ख्याल में क्या स्टांस होगा? क्या रूस और चाइना बिल्कुल करीब आके एक ब्लॉक बनने जा रहे हैं? इस तरह की कोई सूरत हाल होने जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। आई डू नॉट नो द आंसर। मेरे ख्याल में मैं नहीं जानता इसका जवाब, और शायद इसका इस वक्त कोई भी जवाब नहीं जानता। एक तरह से रूस और चीन जो हैं उनके आपस के मसाइल भी कोई कम नहीं है, और वो भी बड़े तारीखी हैं। उनके आपस में भी बहुत सी टेंशन हैं, लेकिन इस वक्त ये लगता है कि इन अ वे बाइडेन साहब और अमेरिका जो है दोनों को पुश कर रहे हैं कि वो साथ आ जाए। इन अ वे उन्होंने एक तरह से, क्योंकि शायद अमेरिका की जो एक पॉलिटिकल कैलकुलस है वो अभी तक कोल्ड वॉर में फंसी हुई है कि जनाब हम एक ब्लॉक हैं और हमारे खिलाफ जो भी है वो दूसरा ब्लॉक है, और उसमें कहीं ऐसा ना हो कि वो रूस और चीन को एक तरह से पुश कर दें टुवर्ड्स मोर कोऑपरेशन देन वुड हैपन अदरवाइज। इस वक्त अमेरिका जो है वो शन कर रहा है। लेकिन आप अगर उस डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस पे देखें तो शायद उसके दूसरी वजूहात भी हो पाकिस्तान की तरफ से, या दूसरे ममालिक भी उस कॉन्फ्रेंस से कोई खुश नहीं थे। मसलन भारत भी जो गया भी, वो वहां से काफी नाराज आया
क्योंकि इन अ वे वो कॉन्फ्रेंस ऐसे बन गई कि जिस तरह अमेरिका जो है वो लेक्चर देगा दूसरे ममालिक को कि जी हम बताते हैं डेमोक्रेसी कैसी होगी। अच्छा, वो लेक्चर आज से 20-30 साल पहले तो समझ आता था, लेकिन जो अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी का हाल है, उसके बाद अब बहुत से ममालिक कहते हैं कि यार पहले अपनी डेमोक्रेसी तो ठीक करो, उसके बाद हमें बताना कि डेमोक्रेसी अच्छी कौन सी होती है और बुरी कौन सी होती है। सो आई थिंक उसमें आई हैव फीलिंग, और अमेरिका में भी बहुत से लोगों की फीलिंग ये है कि ये कॉन्फ्रेंस जो थी जो उन्होंने बुलाई, वर्चुअल समिट, इसकी कोई ज्यादा तुक समझ नहीं आती थी। एक तो अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी फ्रेजाइल है, दूसरा एक तरह से बिल्कुल जाहिर था कि आप जो है एक तरह से चीन पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं, इतना ज्यादा अपेरेंट था कि इट वाज बिकमिंग नॉट यूजफुल। लेकिन उसके कहने के बावजूद ये जो है इस वक्त मुल्कों को केयरफुल होना चाहिए कि वो क्या करें। एक मैं गुजारिश करूं इसमें कि ये जो अगेन सवाल हम पूछ रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इवन जो है आपका जो यूरोप है उनके लिए भी यही सवाल है। ठीक है ना, अब चीन जो है वो सिर्फ हमारा इकोनॉमिक पार्टनर नहीं है, वो जितना हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है उससे कहीं ज्यादा तो जर्मनी का है, उससे कहीं ज्यादा तो फ्रांस का है, क्योंकि फ्रांस की तजारत भी चीन के साथ है, जर्मनी की तजारत भी चीन के साथ है। और इन तमाम मुल्कों पे अगर प्रेशर ये आएगा कि जनाब अमेरिका के साथ रहना है तो चीन को छोड़ दो, तो मेरे ख्याल में जवाब यकीनन नफी में होगा। हम पे प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि हमारी मईशत कमजोर है, उनके पास दूसरे लेवर हो सकते हैं, FATF हो सकता है, IMF हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, दूसरी चीजें हो सकती हैं। दैट इज वाई हमें जो वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट थी, आई थिंक एज अ स्टेटमेंट इट इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू वॉक द टॉक, और वॉक द टॉक का मतलब यह है कि कहीं ये जाहिर ना करो कि एक हमारा चहीता है, हमारा चहीता सिर्फ जो है पाकिस्तान का अवाम होना चाहिए। थैंक यू आदिल, बहुत मेहरबानी। थैंक यू आदिल नज़र, बहुत सी बातों की आपने निशानदेही की है। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ऐसे में अपना लाएमल, अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी प्लान करेगा जो किसी एक मुल्क की तरफ नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान अपना मफाद देखेगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। TTP ने ये ऐलान किया है कि उन्होंने जो सीज़ फायर पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ किया था उसको ख़त्म कर दिया है। ये कितना ख़तरनाक साबित होगा, इस हवाले से बात करते हैं अरशद यूसुफजई से, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि TTP क्या अब भी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ करे जो पाकिस्तान को ख़तरे का निशाना बनाए। इस सिलसिले में ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टांस क्या होना चाहिए, और क्या तालिबान जो इस वक्त अफगानिस्तान में है वो अब भी उनको स्पॉन्सर करेंगे पिछली गवर्नमेंट की तरह जो अफगानिस्तान में थी, या अब उनसे अलहदगी इख्तियार करेंगे। आइए चल के बात करते हैं अरशद यूसुफजई से। अस्सलाम वालेकुम अरशद। वालेकुम अस्सलाम। ये जो नूर वली महसूद का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑनर नहीं किया हमारे जो मुआहदे थे उसके मुताबिक, उन्होंने जिक्र किया कि हमारे लोग नहीं छोड़े गए, जो कार्रवाइयाँ हैं तखरीबकारों के ख़िलाफ़, हम तो यही कहेंगे वो जारी हैं। और इसके अलावा और क्या आप समझते हैं इसका क्या नुकसान होगा? क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब भी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाइयाँ कर सके, या उसका कोई ख़तरा है? जी, मैं समझता हूँ जिस तरह आपने वजूहात की बात की है, तो एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जो बातें हुई थी 25 अक्टूबर को और उसके बाद उसमें पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो लोग आए थे उन्होंने ये कहा था कि हम आपके बंदों को रिहा करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 5 बंदों के नाम दिए थे इनिशियली। मौलवी उमर उसमें सबसे सरफहरिस्त हैं, फिर मुस्लिम खान, फिर उसके बाद महमूद खान और एक लतीफ़ुल्लाह महसूद हैं जिनका नाम आया था, और उसके अलावा एक और उनका नाम हमें नहीं मालूम था। तो ये कहा गया था कि इनको रिहा किया जाए। फिर तहरीक तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने वादा किया था कि इनको रिहा करेंगे, और उनको पेशावर तक लाया गया था लेकिन इनको रिहा नहीं किया। एक उनका ये इल्ज़ाम है। दूसरा इसमें एक ये बात आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हमें बताया जाता था कि आप आए मुज़ाकरात के लिए, हमें बैठाया जाता था खोस्त में या दूसरी जगहों पर, और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो नुमाइंदे थे वो नहीं आते थे। तो इसका भी उनको एक अफसोस एक किस्म का है।
अच्छा, फिर इसके अलावा एक इसका रीज़न ये भी है कि दिसंबर में इन रिहाइयों की बात हुई थी, इन 5 बंदों समेत 102 अफराद की, तालिबान के जो पाकिस्तानी जेलों में हैं। तो दिसंबर है, फिर एपीएस का वाकया हुआ था, तो एक वो भी एक रीज़न है कि रिpercussions इसकी बहुत होनी थी पॉलिटिकल, और उसके अलावा लोगों में बहुत गम और गुस्सा इस पे होना था। तीसरी जो वजह है अहम, वो ये है कि इमारत इस्लामिया की जानिब से जो लोग ये बातें करवा रहे थे, ये बातचीत या पीस प्रोसेस में सरकर्ता लोग थे, वो लोग रिप्लेस हो गए। अफगान तालिबान ने उनकी जगह और लोगों को बिठा दिया मुख्तलिफ पोजीशंस पर। तो जो नए लोग आए हैं वो इस प्रोसेस से इतने फेमिलियर नहीं हैं कि इसको आगे ले जा सके। ये 3 बड़ी वजूहात हैं इसमें। जहां तक बात हो रही है कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान के अंदर हमले कर सके या जारी रख सके, तो बदकिस्मती से आज भी एक वाकया जो हुआ है टांक में, पोलियो की जो टीम थी उसके साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार थे, उनको फायरिंग पे की गई थी। एक शहीद हुए हैं और एक सख्त जख्मी हैं। तो टीटीपी ने इसका क्लेम किया है कि ये हमने किया है। इस तरह के वाकयात का खदशा अब बढ़ गया है दोबारा, लेकिन मैं समझता हूं कि टीटीपी भी अब इस पोजीशन में नहीं रही है, क्योंकि जाहिर है वो भी काफी अरसे से जो लड़ रहे थे। अच्छा, आपने ये कहा कि जो पोलियो वर्कर्स हैं टांक में, उनके ऊपर हमला हुआ और उसको क्लेम किया है टीटीपी ने, इस तरह के वाकयात का खदशा बढ़ गया है। तो लेकिन उसके बावजूद आप ये नहीं समझते कि टीटीपी अब उतनी मजबूत नहीं है? हमारी अस्करी क़यादत ने, अस्करी इदारों ने उनको काफ़ी कमज़ोर कर दिया हुआ है। फिर दूसरी बात ये कि जब अफ़गान तालिबान की तरफ से हम देखें तो पाकिस्तान चूँकि उनके लिए बहुत एक जंग लड़ रहा है, दुनिया भर से उनके लिए इमदाद इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी वो स्पॉन्सरशिप नहीं रहेगी जो पहली गवर्नमेंट में उनको, अफ़गान गवर्नमेंट में उनको मिली हुई थी। जी, एक इसमें ये बात तो जाहिर है कि टीटीपी के लोग भी अब जंग से तंग आ चुके हैं। जाहिर बात है, इतना अरसा जंग करना किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर हम कंपेयर करना चाहें अफगान तालिबान के साथ, तो वो तो उनका अपना एक जी, मैं बिल्कुल समझता हूं कि टीटीपी भी अब उनकी कुव्वत वो नहीं रही जो पहले थी, और जाहिर है उनके भी जो फाइटर्स हैं वो भी तंग आ चुके हैं या वो भी थक चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा अहम नुक्ता ये है कि अगर टीटीपी अफगानिस्तान में रहकर वहां से पाकिस्तानी सरजमीन पर हमले करती है, तो ये दोहा का जो मुआहिदा हुआ था और उसमें इमारत इस्लामी ने ये अहद किया था कि उनकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, फिर उस शिक की खिलाफ वर्जी होती है। तो उसके साथ फिर अफगान तालिबान के लिए भी मसले बढ़ सकते हैं। इसलिए अब टीटीपी ये भी नहीं कर सकती कि अफगान तालिबान को नाराज करें, क्योंकि अगर वो नाराज होते तो फिर उनके लिए वहां पर रहना मुश्किल होगा। इसके अलावा एक जो बात है वो टीटीपी के लोगों की, जिस तरह नूर अली महसूद उनके जो हैं अमीर हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया है तो उसमें उनका लहजा काफी धीमा है, काफी नरम है। लगता यह है कि वो भी अब चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी रहें, और एक ये इम्कान भी है कि जो लोग मुज़ाकरात में शामिल थे, जो तहरीक तालिबान के कमांडर हैं, उनके जो अमीर हैं नूर अली महसूद, अब उनके इंटरव्यू में भी ज़ाहिर है लगता है कि वो भी नरम हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के आइन कुछ शिके जो हैं जो शरीयत से मुखालफत में हैं या तजाद में हैं, उनके साथ हमारा राब्ता, उनके साथ हमारा कोई वो नहीं है, उसके खिलाफ हैं। तो लगता यह है कि वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहें, और उन्होंने ये भी एक अंदिया दिया है कि जो सीज फायर है, फायरबंदी है, वो मजीद एक्सटेंड हो सकती है। और मेरा भी ये ख्याल है कि जो लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो सालिस थे अमारत इस्लामी के लोग, वो भी मुज़ाकरात को दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बयान आ रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि 80% तक कामयाबी इसमें हो चुकी है कि दोनों जानिबों को दोबारा बिठाया जाए और दोबारा सीज फायर किया जाए, दोबारा मुज़ाकरात को आगे ले जाया जाए। थैंक यू अरशद, आपने बड़ी तफसील से बता दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब उनका मसला हमेशा के लिए हल हो जाना चाहिए, और इसके बारे में हमारा कहना यही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है तालिबान की, उनके साथ मिलकर इस मसले को हमेशा के लिए सॉल्व कर दे। इनकी स्पॉन्सरशिप नहीं होनी चाहिए और इनको अफ़गानिस्तान में रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलने चाहिए। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक।
हम बात करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन की, जिससे पूरी मुल्क को, पूरी कौम को इस वक्त ऐसे जकड़ा हुआ है कि हर किसी का सांस रुके हुए है। ऐसे में परवेज इलाही साहब भी बोल पड़े और उन्होंने कहा, गवर्नमेंट को खूब लताड़ा, और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट इस बारे में क्या करेगी, PMLQ कितनी नाराज़ है, इस हवाले से चल के बात करते हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PMLQ मियाँ इमरान मसूद से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ इमरान मसूद। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए, कल परवेज इलाही साहब ने बड़ा जिक्र किया कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट को इस मामले में करना चाहिए कुछ ना कुछ। ये फिक्र जो उन्होंने शो की इतने अरसे बाद उनकी तरफ से आई, इसकी वजह क्या है? क्या वो जो नाराज़गी अभी तक गवर्नमेंट के साथ चल रही है वो ख़त्म नहीं हुई, या कोई और वजूहात है? देखिए, किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं है। ये हमारा एक सियासी और आईनी रोल है कि हमने बतौर पार्टनर इस हुकूमत के साथ है कि हमने हर वो अच्छी बात बतानी है, और जो पब्लिक की पल्स है उसके बारे में भी हमने सारा कुछ बताना है। अच्छा, पब्लिक देखिए, पल्स बात ये है कि अब 3.5 साल अब हो गए हैं और हमने बड़ी ईमानदारी के साथ इस कोalition में रहते हुए, और हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था PTI के साथ कि हर कोई बड़ा फैसला, कोई मेजर पॉलिसी रिफॉर्म, जिस तरह आपने EVM मशीन देखा, और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है, महंगाई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप खामोश नहीं रह सकते हैं। तो लिहाजा हमने पहले भी कहा था महंगाई का, आज भी हम ये कह रहे हैं, और चौधरी परवेज इलाही ने बड़ी अंदाज में ये कहा है कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप गरीब गुरबा के मसले मसाइल को नहीं देखेंगे, तो ये फिर हुकूमतें जो है ये खत्म हो जाती होती हैं, क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो लिहाजा जब तक हम अपना एक्ट नहीं दुरुस्त इस कड़ी निगाह नहीं रखेंगे और इसका जब तक सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, लोग बेचारे पिसते रहेंगे। और लोग जो कि तब्दीली के इंतजार में, जिन्होंने इतना अरसा गुजारा और वोट भी दिया, हमारे इस कोalition को वोट दिया, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक आम आदमी का जो रोजमर्रा का मसला, वो उसका खाना पीना और उससे बच्चों की उसकी पढ़ाई का मसला है, वो चाहता है कि बिजली, पानी, आटा, घी, चीनी, दाल, सब्जी, इन चीजों से उसका ज्यादा ताल्लुक होता है। एक आम आदमी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कुछ पता नहीं होता, एक आम आदमी को गवर्नेंस का भी शायद नहीं इतना ज्यादा पता होता, उसको उसके चूल्हे का जरूर पता होता है, उसके घर वालों को उस परेशानी का जरूर पता होता है जिससे वो गुजर रहा होता है। तो इन्फ्लेशन और महंगाई एक ऐसा कह ले, एक मूजी एक मर्ज है जो कि ये लोगों के जहनों में जो है ये घुस जाता है, और इससे जो है फिर बंदा रिटेलिएट करता है, रिएक्शन शो करता है। अब चूंकि हम इत्तेहाद में हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि पंजाब की क्या पल्स है, पंजाब के क्या इश्यूज हैं, पूरे पाकिस्तान के क्या इश्यूज हैं, हर वक्त असेंबली में हर MP अगर कोई आवाज उठाता है, अपने प्रोविंशियल या नेशनल इश्यूज की बात करता है, तो वो सारा स्पीकर के जहन में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो बतौर पार्टनर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जाके बताएं, और जाके बताएं कि जनाब इसका आप हल सोल्यूशन ढूंढें। अभी आपने हाल ही में देखा जो EVM मशीन में जो जॉइंट सेशन जो डेफर हुआ आगे, उसके पीछे रीजन यही था कि हमें इत्मीनान भी नहीं लिया गया था। याद रखिए कि महंगाई का अगर हमने ये काबू ना किया, और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि अगर आप हुकूमत जो है अपनी मार्केट कमेटियों के जरिए, प्राइस कमेटियां जो हमारी बनी होती हैं पंजाब में, या डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए पूरे इस्लाह में, आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मिडिल मैन जितनी भी अजनास यहाँ पे पैदा होती है या जो सप्लाई होती है, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो आप बना लेंगे ताकि उसका हल आपको मिल जाए। अगर आपको याद है आटे का इशू था, चीनी का इशू था, चीनी की सब्सिडी का इशू था, चीनी की जो महंगाई हुई, इसके साथ साथ उसका हल हमने ढूंढा, कैबिनेट ने फैसले किए। तो लिहाजा महंगाई भी एक ऐसा आइटम है जिसका हल हम ढूंढ सकते हैं, और ये हुकूमत ढूंढेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये फरमाइए, लोग ये सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि 3.5 बरस के बाद एक ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पे बहुत सी एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, और वो ये है कि शायद गवर्नमेंट ख़त्म ना हो जाए, गवर्नमेंट के मुखालिफ बहुत कुछ हो गया है। ऐसे में PMLQ का ये आवाज़ उठाना किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं है?
देखिए, आवाज तो हर दम उठाई है हमारी जमात ने, हमारी जमात के सरबराहान ने कोई आज से आवाज नहीं उठा रहे हैं। हमने टीवी के जरिए, कैबिनेट मीटिंग के जरिए, पार्टी मीटिंग के जरिए हमने ये आवाज उठाई हुई है और डायरेक्टली ये बात पहुंचाई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जरिए बताई है कि कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसा साजिशी टोला होता है, हमेशा होता है, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो एक ऐसा टोला रहता है जो कि एक दूसरे की जड़ों को काटते और टांगों को खींचता है। लेकिन इस कश्ती में क्योंकि हम सब सवार हैं, इस कश्ती में एज ए कोलिशन पार्टनर हम भी इसमें सवार हैं, तो कश्ती का पार लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम खामोश रहेंगे तो काम खराब हो जाएगा। इसको खुदारा आप जो है इसको साजिश न समझें। अगर आप ये समझते हैं कि आइंदा आने वाली जो सियासत है या कोई इलेक्शन के जो अपना कह रहे तैयारी है, तो वो हर जमात का हक है। अभी बल्दियाती इलेक्शन आने वाला है, इससे पहले सेनेट का इलेक्शन गुजरा है, आगे जो आपका बड़ा जनरल इलेक्शन आ रहा है, तो हर बंदा अपनी जमात जो है वो अपनी सेटिंग करता है, ऑप्शंस आप खुली रखते हैं, इत्तेहाद आप बनाते हैं, नए इत्तेहाद भी बनते हैं, पुराने इत्तेहाद भी आगे चलते हैं। तो लिहाजा आप किसी एक जमात को रोक नहीं सकते हैं कि वो उसकी स्ट्रेटजी क्या है। हर जमात की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, एक इलेक्शन की स्ट्रेटजी हर इंसान बनाता है, हर जमात बनाती है। लेकिन किसी किस्म की हमने देखे, आपको पहले भी कहा था और टीवी के जरिए बताया गया था, हमारी जमात के सरबराहान ने ये कहा था कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, ना ही हम इस हुकूमत के गिराने में है। पीडीएम बड़ी बड़ी शोशे छोड़ती रही है कि जनाब फलां जमात अगर काफ से इकट्ठी हो जाए तो ये कोई ना कोई बात बन जाएगी, लेकिन हम किसी साजिश में शामिल नहीं है। जब वक्त आएगा, अगर आपके सामने आइंदा इलेक्शन आने वाला है, इंशाल्लाह ताला उसमें जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी आपके सामने आ जाएगी। और हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत खुली सियासत है, हमने कभी कोई पीछे से वार करने की कभी कोशिश नहीं की है। हमारी जमात, हमारी सरबराहान जो जमात के हैं, उनके पास वफादारी और कह ले वफादारी के साथ हमने हमेशा कोलिशंस भी निभाई हैं, हमेशा हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, और हमने अपोजिशन भी हमारी जमात ने बेशुमार गुजारी है, और हर मरले पे हमने हमारी जमात सुरखुरू हुई है। इंशाल्लाह ताला इस इत्तेहाद में भी हमें इन्होंने खानों पे बुलाया, हम खानों पे नहीं गए पीटीआई के खानों में, लेकिन वोट हमने कहा हम जरूर देंगे। हमने वोट से अब्सटेन नहीं किया, हमारा जो एक वादा था कोलिशन में रह के वो हमने पूरा किया वादा। लेकिन हमें इतना हक जरूर है कि हम अपना मौकफ जो है वो बयान कर सके अवाम के सामने। हम ऑन रिकॉर्ड आना चाहते हैं और हम ऑन रिकॉर्ड आए हैं कि हमें महंगाई का दुख दर्द है, महंगाई से हम भी हिट हुए हैं, महंगाई सबको ले डूब रही है। तो लिहाजा अगर हम खामोश रहेंगे तो ये मामला खराब हो जाएगा। अगर आप पार्टी में बैठ के, पार्टी मीटिंग में बैठ के या कैबिनेट में रह के या कोलिशन पार्टनर बन के अगर आप कोई सी चीज की आवाज उठाते हैं तो ये आपका हक है। आई थिंक इसको ज्यादा इसकी आवाज हमें उठानी चाहिए ताकि वो आवाज जो है वो उन हलकों तक पहुंचे जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है। जी सर। अच्छा, ये फरमाइए कि बल्दियाती इंतखाबात आपके जैसे आपने भी कहा कि अभी आने वाले हैं, इसमें अलायंसेस हो सकते हैं, क्या पीटीआई के अलावा किसी और जमात से अलायंस हो सकता है, या ये कि इंडिपेंडेंटली आपकी जमात लड़ेगी, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं किसी से अलायंस के बगैर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लड़ेगी? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन जो है इसका मसौदा और बिल वगैरह सब तैयार हो गया है। बल्दियाती इलेक्शन जो है वो पार्टी बेसिस पे अगर होते हैं तो उसकी नौयत जो है वो डिफरेंट है। अगर ये सीट एडजस्टमेंट पे होता है तब भी उसकी नौयत डिफरेंट है। और बल्दियाती इलेक्शन जो कि निचली सतह का है, ये यूनियन काउंसिल लेवल पे होता है, महल्लों का इलेक्शन होता है, तो लोग अपनी कोलिशंस खुद से बना लेते हैं। ज्यादातर वहां पे पार्टी का वोट जो है वो शायद पार्टी को पीछे रख के लोग अपनी जाती वोट पर जो है वो आ जाते हैं। तो आइंदा जनरल इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि आइंदा किस तरफ जो हवा चलती है, किस पार्टी की क्या शोहरत है, कितने अलायंसेस नए बनते हैं। एमक्यूएम भी हमारा अलायंस पार्टनर है, उसके बाद जीडीए भी हमारा अलायंस पार्टनर है, इस्लामिक पार्टीज जो है वो भी इस मैदान में है। हो सकता है उन पार्टी के साथ कोई ना कोई एक ग्रैंड अलायंस बन जाए
और पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद जो है वो आइंदा भी कायम रह सकता है, आइंदा भी हम उसको चला सकते हैं आगे। तो ये अभी तो काफी कबल अज़ वक्त बात होगी, कोई इस पे ज्यादा कोई स्टेटमेंट देना, डायरेक्ट स्टेटमेंट देना। आई थिंक ये डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि उस वक्त सिचुएशन क्या होती है। ठीक है इमरान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं इमरान मसूद, हमने बात की अभी इन्फ्लेशन के हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही ने जो अपनी नाराज़गी का इजहार किया, उस हवाले से मुख्तलिफ सजेशन हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए। इस पर अमल नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, और बढ़ती जाएगी तो कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से भी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। अभी इजाज़त दीजिए, कल अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।